से कामयाबी तक। नमस्कार, मैं किरण जुनेजा कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत करती हूँ। कभी आप ये सोच सकते हैं कि जिसने बैलगाड़ी पे सफ़र किया हो वो हवाई जहाज़ में उड़े, जिसने गलियों में छोटे छोटे नाटक किए हों वो फिल्म इंडस्ट्री में आके एक बहुत बड़ा एक्टर बने। आज के हमारे जो कलाकार हैं वो बस ऐसे ही हैं। आइए देखते हैं। एवी प्लीज। कोशिश कभी बेकार नहीं होती, हिम्मत वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहावत भारतीय फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध चरित्र अभिनेता, निर्देशक, गायक तथा एंकर अन्नू कपूर पर पूरी तरह लागू होती है। उन्होंने अपनी कोशिश से ही कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। अनिल कपूर यानी अन्नू कपूर का जन्म 20 फरवरी सन 1956 में पंजाबी पिता मदन लाल कपूर एवं बंगाली मां कमल के यहाँ भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ। सेकेंडरी पास करने के बाद सन 1976 में इन्होंने एनएसडी ज्वाइन कर लिया। अन्नू ने अपने करियर की शुरुआत सन 1982 में अपने बड़े भाई रंजीत कपूर द्वारा निर्देशित एक बेहद कामयाब स्टेज नाटक एक रुका हुआ फैसला से की। इस नाटक में उनकी भूमिका से प्रभावित होकर निर्देशक श्याम बेनेगल ने सन 1983 में उन्हें अपनी फिल्म मंडी के लिए साइन किया और इस फिल्म से शुरू हुआ अन्नू का ये फिल्मी सफर आज 32 साल पार कर चुका है। इस सफर के दौरान उन्होंने अनेक यादगार फिल्में की, जिनमें विक्की डोनर, यमला पगला दीवाना 2 विशेष रूप से सराहनीय रही। अन्नू ने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के लिए एक फिल्म अभय भी की, जो बाल दर्शकों को बेहद पसंद आई। अदाकारी के अलावा अन्नू ने कई टीवी सीरियल होस्ट किए हैं और रेडियो चैनल पर कार्यक्रम पेश किए हैं। तो अन्नू कपूर की कामयाबी के पीछे उनकी कितनी कोशिशें छिपी हैं, जानते हैं खुद उन्हीं से। तो ये थे अन्नू कपूर। आइए अब उनसे मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। अन्नू जी। नमस्ते जी। नमस्ते। हाउ आर यू? आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। बहुत मौका मिल रहा है बहुत बहुत सालों के बाद आपसे बैठ के इस तरह गप्पे मारने का। जी जी। और कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैंने सुना बहुत लंबे टूर के बाद आप फिलहाल ही वापस आए हैं और रात भर काम भी कर रहे थे, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं इतना सारा काम, और इतना काम क्यों कर रहे हैं? धन माया महा ठगनी हम जानी, कबीर ने कहा था। हाँ। माया के बारे में। हाँ जी। ये जो दौलत है, हाँ। इसकी चाह कभी खत्म नहीं होती है। तो जैसे 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 आप उम्र की दहलीज पे कदम रखने लगते हैं, वैसे वैसे दौलत की चाह और बढ़ती चली जाती है। मालूम है कि साथ कुछ भी लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए जितना हो सके जमा करता चला जाऊं, छोड़ जाऊं, इसलिए मेहनत करता हूं। अच्छा, तो ये बताइए, आपके फादर एक नाटक कंपनी रन करते थे। जी, जी। तो उनके बारे में कुछ बताइए। मुझे पता है कि उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था एक्टिंग में या कुछ ऐसा, कुछ नाटक खुद नहीं करते थे। नहीं, मेरे फादर पेशावर में पैदा हुए थे और उनके फादर यानी कि मेरे दादा डॉक्टर कृपाराम कपूर मिलिट्री में कर्नल थे, डॉक्टर थे, और उनके फादर लाला गंगाराम कपूर स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा। तो ऐसे माहौल में अच्छे खासे पैसे वाले घर में मदन लाल कपूर का जन्म हुआ, जिसमें 2 भाई थे और 3 बहनें थीं, और बड़े लाड़ के संतान थे। और सुना है कि मेरे पिताजी, बाऊजी जिन्हें हम कहते हैं, वो जब 5 साल के थे तब उन्हें 2 आने रोज पॉकेट मनी मिला करती थी। 5 साल के थे, मतलब 1914 में एक नाटक कंपनी नौटंकी पार्टी स्टार्ट की। वो कोई कलाकार नहीं थे, ना कोई राइटर थे, ना सिंगर थे, ना एक्टर थे, ना डायरेक्टर थे, कुछ नहीं थे। बस उनको वो एक लोक नाट्य मंडली के, नाटक कंपनी के, नौटंकी का पार्टी के मालिक थे मदन लाल कपूर। मदर आई हैं बंगाली ब्राह्मण परिवार से, और थिएटर वाले हैं, इस वजह से सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन, सामाजिक बहिष्कार का दंड भी हमारे परिवार को भुगतना पड़ा। इसलिए माँ चाहती थी कि उनके बच्चे ये नाटक मंडली और कला वलाए गाने बजाने से दूर रहें, तो हमेशा रोकती थी। वो चाहती थी कि मेरे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्योंकि इन्हीं प्रोफेशंस की समाज में बहुत इज्जत है। हमें ये पता है कि आपको एक्चुअली कभी भी एक्टर नहीं बनना था, लेकिन
ऐसा एक दौर आया कि आप एक्टर बन गए, तो ये कैसे हुआ? 15-16 साल की उम्र में पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई छूटने का केवल एक ही कारण था कि घर के जो माली हालात थे, आर्थिक परिस्थितियां ऐसी थीं कि मेरे पिता के पास, मेरी माँ के पास इतना पैसा नहीं था कि मुझे आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए भेज सकें। या तो मैं सर्जन बनना चाहता था या आईएएस करना चाहता था, कोई रिस्पेक्टेबल काम करना डॉक्टर चाहता बनना या लॉयर बनना, लॉयर बनने का तो नहीं सोचा, आईएएस करना चाहता था। इत्तेफाक से फादर की तरफ से जिस परिवार से है और मदर की तरफ से वो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार है, वो देशभक्त और देश प्रेमियों का है, तो हमेशा से किसी भी तरह से अपने देश की सेवा कर सकूं, तो आईएएस बनना चाहता था, सर्जन बनना चाहता था। अभी जब पढ़ाई छूट गई तो क्या करें, वेला बैठा हुआ हूँ, आवारागर्दी कर रहे हैं, चाय की दुकान चलाई, पटाखों की दुकान चलाई, लॉटरी के टिकट बेचे, चूरन के नोट बेचे। तो फिर एक दिन पिताजी ने कहा कि अगर तुम देख रहा हूँ कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, मतलब नाटक मंडली क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। उस दिन मेरी माँ रोई थी। ओहो, उनको शायद लगा उनके कि सपने बिखर रहे थे। हाँ, वो अपने अनिल को डॉक्टर या आईएएस बनता हुआ देखना चाहती थी। नियति, मेरी किस्मत मुझे लेके आई इस फील्ड में, और अच्छा है बुरा है वो आगे की बात है। एक ठंड वाली रात थी, सुल्ताना डाकू में एक रोल हुआ करता था, वो सुपरिटेंडेंट पुलिस था, एफएस यंग उसका रोल था, तो वो वहाँ से मैंने शुरुआत की। फिर राजा भ्रतरी, लैला मजनू, शीरी फरात, कत्ल तमीज़न, दहली दरबार, औरंगज़ेब, वो सब करते करते हम लोग रोज़ परफॉर्म किया करते थे। अगर रोज़ स्टेज पे परफॉर्म नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे का खाना नहीं मिलेगा, तो रोज़ कुआं खोदना है और रोज़ पानी पीना है। आपने इस तरह के प्लेस किए तो आपको जो लैंग्वेज थी, उर्दू हो या हिंदी हो, उस पर बहुत अच्छा आपका कंट्रोल रहा लैंग्वेज पे। क्रेडिट तो सर्वप्रथम मैं अपनी माता जी को दूंगा। मेरी माँ बंगाली ब्राह्मण होने के बावजूद उर्दू, पर्शियन और अरबिक की स्कॉलर थीं। आप सोचिए कि एक बंगाली महिला, ब्राह्मण महिला, और फादर ने उनको एनकरेज किया उर्दू सीखने के लिए, पर्शियन सीखने के लिए, अरबिक सीखने के लिए, और फाइनली वो एज उर्दू टीचर ही रिटायर हुई हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और पता नहीं क्रिएटर ने, एग्जिस्टेंस ने उनको क्या नैक दी थी, क्या टैलेंट दी थी कि जहाँ पर भी जाती थी वहाँ की भाषा सीख लेती थी। तो मेरी माँ जो थी वो बंगला सबसे कमज़ोर बोला करती थी, मराठी कमाल की बोलती थी, कमाल की। अकोला की मराठी बोलेंगी, यवतमाल की बोलेंगी, पुणे की मराठी बोलेंगी, खानदेश की मराठी बोलेंगी, पंजाबी बहुत कमाल की बोलती थी, राजस्थानी बहुत कमाल की बोलती थी, पर्शियन तो बोलती ही थी वो। सिंगिंग आपने कहाँ से सीखी? सिंगिंग भी कि आप मेरे बाप को भी सिंगिंग नहीं मालूम है जी। मेरे पिताजी का भी सिंगिंग से, कलाकारी से कोई मतलब नहीं है। क्या होता था कि बंगाली लोगों को आप जानते हैं, उनमें संगीत और कला के प्रति काफ़ी रुझान होता है। सो मदर ने संगीत सीखा हुआ था, और चकले के ऊपर रोटी बेलते हुए, रोटी पकाते हुए, कोई रेडियो के ऊपर कोई गाना आता था, मदन मोहन का या शंकर जयकिशन का या नौशाद का या अनिल बिस्वास का, तो अचानक कहती थी कि बेटा ये उस पर्टिकुलर राग में है, ये गौड़ सारंग है, मदन मोहन ने बनाया है, बैया ना धरो, गौड़ सारंग है। अच्छा माँ ये क्या है? बेटा ये भैरवी है। अच्छा माँ ये क्या है? ये मधुवंती है। अच्छा माँ ये क्या है? ये मालकौस में नौशाद ने कंपोज किया है। इस तरह से करते करते साहित्य का माहौल भी था किरण जी। तो माताजी की वजह से एक तरफ कबीर, जायसी, पद्माकर, सूर को पढ़ा, तो दूसरी तरफ गालिब, वली दक्कनी, सौदा, मीर, इकबाल, मोमिन सबको पढ़ा। तो तीसरी तरफ से विक्टर ह्यूगो को भी पढ़ा, चार्ल्स डिकेंस को भी पढ़ा, शेक्सपियर को भी पढ़ा, बेन जॉनसन को भी पढ़ा, बायरन को भी पढ़ा। तो आज जो कुछ भी है, माँ के अलावा कुछ नहीं है। माँ नहीं होती तो ऐसा होता ही नहीं। मदर कहती थी बेटा पढ़ो, तो मदर की वजह से ही, माँ की वजह से ही 8वीं क्लास आते आते चारों वेद पढ़ लिए थे, गीता पढ़ लिया था, पुराण पढ़ लिए थे, उपनिषद पढ़ना हुआ, और 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा तक आते आते माताजी ने इतना इंस्पायर किया कि मैंने कुरान शरीफ 14 बार पढ़ा है, बाइबल 14 बार पढ़ी है, धम्मपद पढ़ा है, कन्फ्यूशस पढ़ा है, उपनिषद पढ़े हैं। तो माँ की वजह से ही सब हुआ। माँ ने कहा पढ़ो, जानो। अच्छा,
तो एनएसडी आपने किया, जी। उसके बाद आपने प्लेस किए दिल्ली में। एनएसडी का मतलब प्लेस था, प्लेस ही खाते थे, प्लेस ही जीते थे। थिएटर, प्लेस नहीं, थिएटर हम खाते थे, थिएटर जीते थे। उसके बाद निकल के फ्रीलांसिंग की वहाँ पर। और फिर एक दिन मेरे बड़े ब्रदर रंजीत कपूर का मैसेज मिला प्रकाश झा के थ्रू कि भाई यहाँ पे मैं एक प्ले कर रहा हूँ, तुम मुंबई आ जाओ। उससे पहले एक प्ले था, एक ड्रामा था जिसका नाम था एक रुका हुआ फैसला, वो लेके हम यहाँ पर आए थे। जो मुंबई नगरी के, चित्रपट नगरी के बड़े बड़े लोगों ने वो प्ले देखा और यहीं पर श्याम बेनेगल साहब ने प्ले देखा और उन्होंने सोचा होगा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं मंडी, तो एक छोटा सा रोल दे देंगे। तो इस तरह से उनसे संपर्क हुआ, मैंने एक पत्र लिखा उनको, उनका पत्र का जवाब आ गया। और जीवन मुझे आज से लगभग 34 साल पहले 1982 में बोरीवली मुंबई की उपनगरी में लेके चली आई। तो ये मुंबई नगरी मेरी कर्म भूमि है। अच्छा, जब आपने पहला रोल किया श्याम बेनेगल जी के साथ, आप एक्टर तो स्टेज पे भी बहुत फाइन एक्टर रहे हैं, लेकिन स्टेज पे एक्टिंग करना और फिल्म एक्टिंग में बहुत फ़र्क होता है, एक डिफरेंट ही तरीका है। स्टेज पे आप लाउड हैं, वॉइस प्रोजेक्शन है, बहुत सी चीज़ें हैं। थिएटर में आप, और जब आप सिनेमा करते हैं तो ये अंडर प्ले करते हैं, एक लेवल वॉइस की अलग हो जाती है, भाव थोड़े अंडरस्टेटेड होते हैं। तो ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन था आपके लिए ईजी था या आपको थोड़ी सी शुरू में मुश्किलात आई इसमें? मैंने अपने काम को हमेशा से बहुत सीरियसली लिया है। अपने काम के लिए मैं बहुत ईमानदार रहा हूँ, हमेशा बहुत ही समर्पित रहा हूँ। हाँ, ये माँ ने सिखाया, बाबूजी ने भी यही सिखाया। तो आप यकीन मानिए कि अगर आप मुझे ऑफ़र करती हैं कि अन्नू तू आके मेरा बाथरूम साफ़ कर जा, और मैं यस कह देता हूँ, तो आपकी किसी भी मेड सर्वेंट से 10,000 गुना अन्नू कपूर आपका बाथरूम साफ़ कर सकता है। सो मैं वो श्याम बेनेगल के साथ काम करना हो कि रमेश सिप्पी साहब के साथ काम करना हो कि मृणाल सेन के साथ काम कर रहा, पूरा ध्यान केवल उसी रोल के अंदर था, उस मीडियम को जानना था, मेहनत करनी थी। तो मेहनत, आपका प्रोग्राम का नाम भी वही है। इसके बाद फिर क्या हुआ? मंडी के बाद आपको रोल्स आसानी से मिलने शुरू हो गए? आसानी से मुझे जीवन में कुछ भी नहीं मिला है, ना तब ना अब। कौन सा साइन है आप? 20 फरवरी 1956 को पैदा हुआ हूँ मैं। ओके। सो अगर जिंदा रहा, सांसें चलती रही, तो अभी 60 साल कंप्लीट कर दूंगा। मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप 8 नंबर हैं, कि आपको तो कोई चीज़ ऐसा, मैं 8 नंबर हूँ, मुझे कोई चीज़ ज़िंदगी में आसानी से नहीं मिलती है। मुझे हमेशा मिलता सब कुछ है लाइफ में, लेकिन उसके लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, श्रम करने से घबराना नहीं चाहिए। शरीर, वो है ना दुष्यंत कुमार की लाइन कि ये सारा जिस्म थककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म थककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। तो हम तो श्रम वाले मजदूर लोग हैं, हम मजदूर हैं, हम तो काम करेंगे। और यही चेष्टा रहनी चाहिए कि जीवन के अंतिम श्वास तक काम करते रहें। और जब हम जाएं, मेरी माताजी जिस तरह से गई हैं, वो उन्होंने मेरे ब्रदर को कहा बेटा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और बैठी हैं वो सोफे के ऊपर और चली गई। जाना हो तो ऐसे ही चलते चलते जाइए, अपने पाँव पर किसी को खड़े। तकलीफ देके मत जाना, ना अपने बच्चों को, ना अपने रिश्तेदारों को, ना अपनी दुनिया के किसी को तकलीफ दे के नहीं जाना। लेकिन ये हमारे बश में नहीं होता ना, हम चाहते ऐसा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो क्या करें? नहीं हो तो भुगतिए, भुगतना ही है ना। तो यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं अन्नू कपूर जी से। तो अन्नू, ये बताइए कि मंडी के बाद फिर क्या हुआ? आप कह रहे थे कि बहुत स्ट्रगल थी आपकी लाइफ में। देखिए, कद काठी में हम हीरो किसी एंगल से लगते नहीं हैं जी। ना शक्ल, ना सूरत, ना आवाज, ना पर्सनालिटी। ये हमें राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मालूम था। आवाज तो है। अरे छोड़िए ना, वो तो हमें मालूम था यार कि हमारे पास ऐसी कुछ चीज नहीं है जिसे दिखाकर हम बाजार में बेच सके, मार्केटिंग कर सके। अभी मार्केटिंग अभी लफ्ज आया है, लेकिन ठीक है। सो क्या था, टैलेंट किसने देखा है भाई? हिडन होता है टैलेंट। जब तक काम करने का आप मुझे मौका नहीं देंगे, तब तक मैं कैसे प्रूव करूंगा? इसलिए जो भी कुछ लोगों ने चांस दिए, मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस योग्य समझा, क्योंकि शक्ल सूरत में तो हमारा कुछ लेना देना नहीं है। सो बहरहाल
मंडी से फिर बेताब एक फिल्म मिल गई, फिर खंडहर मिल गई, उत्सव मिल गई। इस तरह से एक सिलसिला, जैसे कहते हैं ना यार 5,000 रुपये मिल गए। मैंने तो, आप ताज्जुब करेंगी, दिल्ली में 75 रुपये में दूरदर्शन का प्रोग्राम किया। 75 रुपये मिला करते थे और उसमें मस्त हो जाया करते थे। तो दूरदर्शन की एक 2 प्रोड्यूसर हुआ करती थी। एक का नाम था वेद जी, वेद सिन्हा उनका नाम था नाम, और दूसरे नीरजा वोरा जी। सो ये मेरी पैटर्न थी। मैं इन दोनों महिलाओं को प्रणाम इसलिए करता हूं कि वो तो अन्नू कपूर नहीं था ना, वो तो अनिल कपूर के लिए 75 रुपए आजा, और घर से पराठे भी बना के लाया करती थी। हाँ जी, कि तू काम अच्छा करता है। वो उन्होंने मुझे पहचान लिया था, नहीं काम सही करता है ये। और मुझे 4 फिगर का पहला चेक ही वेद सिन्हा जी के बदौलत मुझे प्राप्त हुआ है, इतना विश्वास किया। दूरदर्शन के ऊपर अगर इस पे चर्चा करना चाहें कि ठीक है आज बड़ा ग्लॉसी चैनल वगैरह सारे के सारे आ गए हैं, लेकिन एक कंट्रीब्यूशन, एक योगदान दूरदर्शन का, दूरदर्शन पे गंद नहीं परोसी जाती। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। और टेलीविजन इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर जो बेहतरीन काम हुआ है, ओरिजिनल काम हुआ है, वो दूरदर्शन के ऊपर हुआ है। वो चाहे अमीर खुसरो के रूप में हो, बुनियाद के रूप में हो, महाभारत के रूप में हो, रामायण के रूप में हो, या अंताक्षरी के रूप में हो। ये 4-5 जब कोई टेलीविजन की बात मुझसे करता है, टेलीविजन पे ओरिजिनल क्या है, टेलीविजन पे ये 5-4 चीजें ओरिजिनल हैं। बोलते तो आप बहुत अच्छा है ही, आवाज़ आपकी अच्छी है, तो मैं आप पॉजिटिव बता रही हूँ, लेकिन आप गाते भी बहुत अच्छा है। इवन तो आपने फॉर्मल ट्रेनिंग कभी नहीं ली है, तो अपने मनपसंद एक गाने से शुरुआत कर दीजिए। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। ऐसे ही कभी जब शाम ढले, तब याद हमें भी कर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां। बहुत खूब। ये बताइए कि एज अ सिंगर माने कि लोगों ने ये पहचाना कि अन्नू कपूर गा सकता है, जिसकी बदौलत आपने फिर बहुत सारे शोज़ में जज किया, आपने एंकर किया शोज़ को जो कि म्यूज़िकल बेस्ड थे। उस एरिया में आपने एंट्री ली, एक अलग फील्ड में, मतलब एक अलग एक नीश था वो। जी। तो उसमें आपको एंट्री मिलने के लिए आपने लोगों को कैसे पता चला कि अन्नू कपूर इतना अच्छा गाता है? देखिए बात ऐसी हुई, बात है आज से 93 की। 93 में ZTV का एक प्रोमो किया, प्रोमो बात हो गई। उसके बाद उन्होंने डेट ली, डेट लेके कैंसिल कर दी, और जब फाइनली उन्होंने शूटिंग की डेट मुझसे मांगी, तब तक मैं असरानी साहब की एक फिल्म में बिजी हो गया था। बात आई गई, मैंने कहा भाई आप किसी और को ले लीजिए ना। वन फाइन डे, दैट वाज 6 अगस्त 1993, मेरे पास गजेंद्र सिंह का फ़ोन आया। कहाँ है सर? मैंने कहा यहाँ मैं पार्लर में हूँ। तो कहने लगे कि सर वो आपकी जगह जिनको लिया गया था वो अभी सेट छोड़ के चले गए, प्लीज़ आप आ जाइए। नियति किस्मत मुझे वहाँ नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड का स्टूडियो वर्ली सी फेस के ऊपर वहाँ ले गई, और वहाँ उनके प्रोड्यूसर मिले मुझे अच्छी तरह से। लक्ष्मी लारोया उसका नाम था। उसने कहा अनुजी आप आ गए हैं, ये स्क्रिप्ट है। मैंने कहा भाई अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो आपकी स्क्रिप्ट की झलक मुझ तक पहुंच गई है, आपको काम करना है, विश्वास है, तो जो मैं बोलूँगा वो स्क्रिप्ट है, आपकी स्क्रिप्ट में दम नहीं है। मैंने कहा और अगर आप सोचे कि मैं जोकरों की तरह हंसता रहूँ तो वो नहीं करूँगा, अगर आपका हुक्म हो तो चलूँ मैं। इस तरह से लंच के बाद मैंने पहला एपिसोड उस प्रोग्राम का करना शुरू किया जिसका नाम था अंताक्षरी। वो 3 सितंबर 1993 को टेलीकास्ट हुआ। बस उसके बाद लाइफ ने एक नया मोड़ ले लिया।
मुझे लोगों ने पसंद करना शुरू किया। सो मैंने अंताक्षरी में मनोरंजन करते हुए भी दुनिया के कई देशों में जो भारत की संस्कृति का शुभ था, पावन था, पवित्र था और मौलिक था, उन सब का प्रचार और प्रसार किया है। आपको गवर्नमेंट ने एक अवार्ड भी दिया है हिंदी प्रचारण करने के लिए। जी, हिंदी विश्व सम्मान मुझे दिया गया है मेरे योगदान के लिए, भारत में नहीं विश्व में योगदान के लिए। और ये जो अवार्ड है बहुत कम लोगों को दिया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक किसी को दिया नहीं गया है, हिंदी के योगदान के लिए किसी को नहीं मिला है। और इस बार मेरे अलावा 2 और रशियन लोग हैं, उनको भी ये अवार्ड प्रदान किया गया है। संयोग से मैं न्यूयॉर्क में था तो मेरी पत्नी अनुपमा ने ये अवार्ड ग्रहण किया जाके। थोड़ा सा रोमांस के बारे में बात करते हैं, तो बताइए कि आपकी पत्नी अनुपमा से आपकी मुलाकात कैसे हुई? उनसे मेरी मुलाकात एक डॉक्टर के क्लिनिक में हुई थी। बोरिंग? बिल्कुल बोरिंग नहीं है। वो डॉक्टर जो है वो मेरी दोस्त थी। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, तो कहने लगे अमेरिका की लड़की है ये, और मेरे पास आई, मेरी दोस्त बन गई। मैं अमेरिका गई थी वहाँ पर, तो मैंने कुछ दिन के बाद उस लड़की का नंबर निकाला, तो क्या पता चला कि उनका अपना यहाँ पर ख़ुद का घर भी है, यहाँ पे अपना क्या होता है मरीन ड्राइव के ऊपर। सो इस तरह से मैंने उनको फ़ोन किया और मैं पहली बार उनसे जाके मिला जब। सो दैट वाज 31 मार्च 1992। तो मुझे लगा कि इस लड़की में वाइफ मटेरियल है। आपको वो मतलब कि डॉक्टर के वहीं नजर आ गया था क्या? हाँ, मुझे कि लग वाइफ गया था। मटेरियल है ये। माय गॉड। सो बस उस तरह से 31 मार्च को बैठते ही मैंने आई थिंक मैं 5 बजे मिला था, 5:35 पे मैंने प्रपोज ही कर दिया। मैंने जो होगा देखा जाए। मेरे भाई आके सबसे पहले तो देख, मतलब डेटिंग वेटिंग वो नहीं, सब काई कुछ की हुआ ही डेटिंग, नहीं? वो केड़ी डेटिंग शादी जी, के बाद वो डेटिंग? केड़ी डेटिंग जी, डायरेक्ट अटैक किया मैं। चल। और आप ताज्जुब करेंगे कि 31 मार्च को प्रपोज किया, 17 अप्रैल को शादी भी कर ली। Oh my God। और दिखा के देख ले, एक छोटे से कमरे में रहता हूं, बैठने की भी जगह नहीं है। तो उनकी मदर का जब फोन आया तो वो घबरा गई जब उनको पता लगा। पैमी ने ये नहीं बोला था कि शादी कर ली, कह लेंगे भाई ये लड़का है, तो तब तो हम लड़के थे, अभी तो बुढ़े हो गए तो क्या हुआ। तो उनकी मदर ने फोन किया, आप मेरी बेटी को सुखी तो रख सकते हैं? मैंने कहा जी कोशिश करेंगे, गारंटी किसी चीज की नहीं है। वो बेचारी इतनी घबरा गई कि किस पागल से आप शादी कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, आप मैंने गलत क्या बोला था? मैं किसी भी व्यक्ति को, पत्नी हो बच्चों हो, कोशिश करूंगा खुशी देने की, उनको सुखी रखने की, लेकिन इस बात की गारंटी देने वाला मैं कौन होता हूं? आपके प्रोग्राम में मैं आया हूं, मैं अपनी बात कह दूंगा, लेकिन आपका प्रोग्राम जिसमें मैंने शिरकत की है, वो प्रोग्राम हमारी जनता को पसंद आए, इस बात की गारंटी नहीं देता हूं। नहीं दे सकते। गारंटी तो किसी बात की नहीं है। बिल्कुल, बातों में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन क्या करें, यहाँ पर लेना पड़ेगा हमको एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं अन्नू कपूर से। तो हम बात कर रहे थे आपकी और अनुपमा की शादी के बारे में। तो बताइए, फिर आपकी मदर इन लॉ ने फ़ोन किया और आपने ऐसी अजब सी बात कह दी, तो फिर क्या हुआ? नहीं, फिर तो अनुपमा, यानी उसको मैं पैमी बोलता हूँ, तो पैम ने तो उनको कहता था कि इस लड़के के साथ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तब तक हम लोग शादी के लिए डिसाइड कर चुके थे। सो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैंने कहा यार अपना बजट तो, उसको वेडिंग बैंड जो देते हैं ना, वो अपना बजट तो 3000 रुपये, तो तू इसको भी बोलना कि थोड़ा सा कम में ही ये करे। और मुझे तब तक पता पड़ गया कि अब अमेरिका में रहने वाले माँ बाप की इकलौती संतान है और सब ठीक ठाक है, पैसे वाले हैं सब। मैं घबरा गया, मैंने कहा बहुत बुरी तरह से घबरा गया। मैंने कहा यार मुझे पता नहीं था। बहरहाल एक बार ये मोती ज्वेलर या मोतीलाल पता नहीं क्या ज्वेलर एक है बांद्रा में, वहाँ पर गए वेडिंग बैंड ख़रीदने। तो मेरा बजट 3000 था, इन्होंने भी 3000 खरीदे। मैं उन दिनों सिगरेट पिया करता था। मैं बाहर आया और जब 8-10 मिनट बाद गया तो 23 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीद ली थी। मेरी हालत खराब हो गई। मैं कहा यार ये तो चीटिंग है। कमाते ही मतलब सो बहरहाल ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। उसके बाद बहुत टेंशन और दुखों में ज़िंदगी हुई, लेकिन
बहुत अच्छा साथ, बहुत प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। और पैमी के साथ मैं जब होता हूँ, वो पैमी मेरे एयर स्पेस में होती है, तो मुझे लगता है कि मैं सेफ हूँ, सिक्योर्ड हूँ। वो आपका सब काम भी देखती हैं, मतलब वही काइंड ऑफ ऑफिस जाती हैं, तो आपके साथ। शी इज द डायरेक्टर ऑफ, वी हैव गॉट अ स्मॉल लिटिल प्रोडक्शन कंपनी कॉल्ड अन्नू कपूर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। हम दूरदर्शन के लिए भी शो कर रहे हैं। सो शी इज द डायरेक्टर। मेरी इतनी ट्रैवलिंग रहती है, तो घर को, बच्चों को भी संभालना है, ऑफिस भी देखना है। और मेरी मदर इन लॉ, इत्तेफाक से मेरी मदर इन लॉ का नाम अनुराधा पटेल है। ओह जी अनुराधा पटेल है जी। अच्छा, तो मदर इन लॉ आपके साथ रहती हैं? नहीं, मदर इन लॉ अमेरिका में अपना सारा बिजनेस भाई के हवाले करके अपनी मदर को देखने के लिए इंडिया 2 साल से हैं कि मदर को देख लें। ओह माय गॉड, ये है, ये संस्कार है, ये संस्कार है। मैं किरण जी एक बात बोल रहा हूं आपको कि ये सर्वे की रिपोर्ट आई है कि हॉस्पिटल में 100 में से, मुझसे डॉक्टर ने कहा 100 में से 80 पेशेंट्स को उनकी बेटियां लेके आती हैं। बेटे नहीं, बेटे नहीं, बेटियां। ये हिंदुस्तानियों में बहुत कीड़ा है ना, मेरे बेटे हों, मेरे बेटे हों, मेरे बेटे हों। बेटे तो महाभारत करवा देते हैं, ये बेटियां हैं जो संभालती हैं। सो मैं अपनी वाइफ से कहता हूं, पैमी, जितना अच्छी डॉटर तुम्हारी मदर है, उसका 50% भी तुमने मदर की सेवा कर ली, तो मैं बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एंड आई एम ए फेमिनिस्ट, आई हैव ऑलवेज बीन फेमिनिस्ट। माँ की वजह से, माँ ने हमेशा स्त्री का आदर करना सिखाया। मेरे फादर ने कभी मेरी मदर को तू नहीं बोला है। सो उन्होंने मदर की इतनी इज्जत की है, मदर की नहीं, मेरे फादर के सामने कोई किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता था। वो औरत कोई भी हो, बाहर की औरत हो, मतलब मेरे फादर के सामने एक औरत को उसका पति भी नहीं पीट सकता था। मेरा फादर जान दे देगा, उसका हाथ काट लेगा। इतने मेरे फादर भी फेमिनिस्ट थे, औरत की इतनी इज्जत करने वाले। जो समाज, जो वर्ग अपनी स्त्री का सम्मान करता है, वही दुनिया में ऊपर उठ के गया है। सही कहा आप, सही कहा आप, बिल्कुल। अच्छा, एक अच्छा सा प्यारा सा गाना सुना दीजिए। गाना, ओके, गाना सोच ले दो एक सेकंड कि कौन सा गाना ऐसा सुनाऊं कि जो इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं, मुझको तो किसी का यकीन नहीं। मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं, मुझको तो किसी का यकीन नहीं। छुप जाओ हमारी आंखों में, भगवान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में। बहुत अच्छा, आप इतना अच्छा गाते हैं। मुझे अच्छे लोगों को सुना है, अच्छे लोगों के साथ बैठे हैं, बस वो कान सुरीले हो गए। आई एम नॉट अ सिंगर, लेकिन कान सुरीले हो गए। घंटों सुना है सलामत अली, नजाकत अली को, घंटों सुना है पंडित जसराज को, पंडित भीमसेन जोशी को। रंग, हाँ, बस उनको सुनते सुनते, मेहंदी हसन को घंटों सुना है, बड़े गुलाम अली खां को घंटों सुना है, उनके बेटे को भी तो कान सुरीले हो गए। अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ, बुरा नहीं हो सकता है। तो रंग में कुछ गाइए ना। रंग, लाली मेरे लाल की, लाली लाली, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तो लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। आज रंग है हे माँ, रंग है रिये, आज रंग है
हे माँ रंग हैरी आज रंग है, हे माँ रंग हैरी आज रंग है, हे माँ रंग हैरी ओ मेरे महबूब के घर रंग हैरी ए आज रंग है, हे माँ रंग हैरी। सजन मिलावरा उस आंगन माँ, उस आंगन माँ, इस आंगन माँ मैं पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, मैं पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, गंजे शा करो मोरे संग हैरी आज रंग है, हे माँ रंग हैरी ए आज रंग है। अब इसमें मैं एक छोटा सा एक प्रयोग करता हूं कि इसकी नेक्स्ट जब मूवमेंट शुरू होती है कि मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखो सखीरी, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखो सखीरी, देश विदेश में ढूंढी फिरी हूं, देश विदेश में। तो गाना क्या चल रहा है? ढूंढी फिरी हूं देश विदेश में, देश विदेश, देश देश, बजे सरगम हर तरफ से, गूंजे बन के देश राग, गूंजे बन के देश राग, शुभ्र ज्योत सुनाम पुलकित यामिनीम, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम, सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम, सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुखलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। देश विदेश में ढूंढी फिरी हूं, तोरा रंग मोरे मन भायो निजामुद्दीन, तोरा रंग मोरे मन भायो निजामुद्दीन, तोरा रंग मोरे। तो कहने का मतलब है कि एक रंग को, एक अमीर खुसरो की रचना को कैसे वंदे मातरम के साथ पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के राष्ट्रीय गान के साथ जोड़ दिया। और जो लोग ऐसा काम करेंगे उन्हीं में संभावना है, उन्हीं के बदौलत भारत अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखिएगा, इस देश में स्पोर्ट्समैन मिल जाएंगे, क्रिकेटर मिल जाएंगे, कबड्डी खेलने वाले मिल जाएंगे, गाना गाने वाले मिल जाएंगे, एक्टर मिल जाएंगे, डायरेक्टर मिल जाएंगे, आर्किटेक्ट मिल जाएंगे, पॉलिटिशियन मिल जाएंगे, संतरी मिल जाएंगे, मंत्री मिल जाएंगे, लेकिन इस देश में जो सबसे कम तादाद में है वो देशभक्त हैं। इस देश में देशभक्त नहीं मिलते हैं और इस देश को तीव्र गति से अब देशभक्तों को प्रोड्यूस करना है, तभी भारत अपनी खोई हुई गरिमा प्राप्त कर सकता है। ओह, बहुत अच्छी बातें करते हैं आप पॉलिटिक्स जरूर ज्वाइन करिए और कुछ करिए जाके। यही तो किरण जी गलती हो रही है कि जब भी कोई आदमी जरा सा देशभक्ति की बात करता तो कहता है पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। क्योंकि नहीं वहां ज्वाइन करके आप कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। नहीं, ऐसी बात नहीं कि पॉलिटिक्स में लोग ठीक नहीं हैं, लेकिन जो ठीक हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। नहीं, अच्छे हैं, तो यही मैं कह रही हूं कि आप भी जाके एक डिफरेंस आप देखिए ला सकते हैं। आपके प्रोग्राम में यहां बैठा हुआ मैं भारत माता की अलख जगा रहा हूं। हम जहां पर हैं, जिस जगह है, जो काम कर रहे हैं, अपनी मातृभूमि के लिए गौरव का कारण बन सकते हैं। मेरे तो आप तकरीरें, स्पीच सुनिए, मैंने स्क्रीन अवार्ड में बोला था, मैंने अपनी ट्रॉफी समर्पित कर दी उस निर्भया बच्ची को, और मैंने बोला है कि C3 याद रखिएगा आप। C मतलब सिनेमा, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। C3 मतलब C फॉर सिनेमा, C फॉर क्रिकेटर, C फॉर करप्शन। सो मैंने बोला कि हम सिनेमा के लोग हैं, हमें इस देश की जनता बहुत मान देती है, अरे हमारी पूजा करती है, मंदिर बना देती है, आराधना करती है। हमें जब तक हम इस देश को वापस नहीं देंगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। आइए हम सब मिलकर इस बात को साबित करें कि हमारे देश में खून है और हमारे खून में भी देश है। बहुत हमारे देश में तो खून है, जिस दिन हमारे खून में देश हो जाएगा उस दिन भारत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है।
ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी तो हम बीफ खाया कि नहीं खाया, गाय कटी कि नहीं कटी, हिंदू है मुसलमान है, हिंदू कहता है राम हमारा, मुसलमान रहीमाना, आपस में दो लड़ मरते हैं मरम ना कोई जाना, देखो साधो जग बौराना। 650 साल पहले कबीर ने कह दिया है। इसी बात पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं किरण जुनेजा और आज हम बात कर रहे हैं अन्नू कपूर से। तो अन्नू, एक बात रह गई इसमें कि आपका नाम था अनिल कपूर जी। तो अनिल कपूर से अन्नू कपूर कैसे हो गया? मैं बताता हूं आपको कि अनिल कपूर जो हीरो हैं वो वैसे मुझसे सीनियर हैं। उम्र में शायद वो मुझसे छोटा होगा, लेकिन इंडस्ट्री में सीनियर है। लेकिन इत्तेफाक से जब मेरा आना हुआ तब उनका उद्भव हो रहा था, तब तक नाम चेंज नहीं हुआ था। फिर बात ये उठी यार दो अनिल कपूर, तो मैंने कहा भाई तू हीरो है यार, हम तो जूनियर आर्टिस्ट हैं, हम अपना नाम चेंज कर लेते हैं। घर पे अनिल को या अनुराग को या अनुपम को सब लोग निकनेम अन्नू ही बुलाते हैं, तो मुझे भी घर पे अन्नू ही बुलाया जाता था। तो मैंने कहा अन्नू कपूर ही रख लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा ये बताइए, आपकी फैमिली में हर कोई फिल्म लाइन में ही है? जी। आपके छोटे भाई फिल्म लाइन में हैं, लिखते हैं, राजस्थान में रहते हैं और अपना कुछ एक प्रोडक्शन हाउस है। आपकी बहन सीमा कपूर प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं। आपके भाई रंजीत लिखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने लिखी है। तो फैमिली में आपने सीमा के साथ भी काम किया और अपने भाई रंजीत जी के साथ तो फिलहाल आपने एक फिल्म की है। तो ज़रा बताइए कि फैमिली मेम्बर्स के साथ जब आप काम करते हैं तो एक जो पर्सनल रिलेशन होता है, जब आप काम करते हैं तो वो क्या मतलब मिक्स हो जाता है आपस में या एक बिल्कुल अलगपन रहता है? क्या फायदे हैं? देखिए मैं बहुत हार्डकोर प्रोफेशनल हूँ। सो मैं जब काम करता हूँ मैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरा भाई है या मेरी बहन है। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? ना 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 ना, ना सवाल ही पैदा नहीं होता। हार्डकोर प्रोफेशनल, हार्डकोर प्रोफेशनल इसलिए नहीं कि मैं पैसा लेता हूँ, लेकिन जनता जो मुझे देख रही है उसका भरपूर मनोरंजन हो, इसके लिए भी मैं अपने जिम्मेदार पाता हूँ उसको। सिस्टर के साथ भी सबसे पहली बार जब वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनी, वो दूरदर्शन का एक सीरियल था जिसका नाम था किले का रहस्य। तो उसमें कहा नु भैया आपको काम करना पड़ेगा। उसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए। उसका भी पहला प्रोडक्शन था। एक ही बहन है, बहुत अच्छा लिखती है वो, नैक कमाल का है उसका। और अगर आप उसकी फिल्म देखेंगे जो अभी रिलीज पर है, हाट द बाजार, तो लोगों ने फेस्टिवल्स में उस फिल्म की कितनी तारीफ हुई। बहुत बोल्ड फिल्म बनाई है उसने, कमाल की फिल्म बनाई है। उसमें आपने काम किया है? नहीं, इत्तेफाक से मैं उसमें काम मैंने नहीं किया। तो वो टोटल पैकेज है एक डायरेक्शन का, मेरी सिस्टर, और अच्छा काम करवाने में माहिर है। एक्टर से कमाल के सीन्स लिखती है, कमाल के टेकिंग उसकी कमाल की है। टैलेंट मतलब आपकी पूरी फैमिली में कूट कूट के भरा हुआ है, बस माता इतना ही कहना पड़ेगा। माँ की वजह से और फादर की वजह से। फादर की के कारण एक बोल्डनेस मिली। फादर कहा करते थे कि भाई मौत का क्या है, वो कल आती आ जाता है, आ जाए, हमें तो जाना ही है। तो करेक्ट। वो फैज़ का एक शेर है, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं, जिस धज से कोई मक्तल में गया। मक्तल कहते हैं जहाँ पे वध स्थल है, एग्जीक्यूशन जहाँ होता है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान ही बाकी रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हमारे घर के बहुत सारे मेंबर्स हुए हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने, मेरे चाचा ने। तो हम उसको चिंता नहीं करते और ना ही हम किसी की परवाह करते हैं। अनुज जी, एक आपने फिल्म बनाई थी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में जी, बच्चों के लिए एक फिल्म बनाई थी अभय करके जी। वो एक्सपीरियंस बताइए। ये कहानी ऑस्कर वाइल्ड की एक कहानी है जिसका नाम द कैंटरविल्स गोस्ट। उसके ऊपर आधार मान के मैंने ये कहानी बनाई जिसका नाम था अभय। आप ताज्जुब करेंगे, नाना पाटेकर का वो पीक टाइम था। नाना पाटेकर उन दिनों 65 लाख रुपया लेता था, 65 लाख रुपया। ये बात है आज से 21 साल पहले की। आप इमेजिन कीजिए कि नाना पाटेकर ने मेरी फिल्म कितने में की होगी। कोई एनी गेस? मात्र 21,000 रुपये में। Really? 21,000 रुपये में नाना पाटेकर, बेंजामिन गिलानी, मुनमुन सेन, 3 बच्चे और स्क्रिप्ट के ऊपर। और जब आई फिल्म तो स्क्रिप्ट फिर आपने ही खुद लिखी? सीमा ने लिखी। स्क्रिप्ट सीमा की थी, मेरी बहन की। डायरेक्शन, प्रोडक्शन हाउस मैंने खोला और फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और मुझे भी माननीय राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अवार्ड मुझे मिला उसके लिए।
तो उसके बाद फिर आपने एक्टिवली इस एरिया में और काम क्यों नहीं किया? मैं दूसरी चक्करों में इतना बिजी हो गया किरण कि मुझे अपने प्रोडक्शन हाउस की तरफ या फिल्म बनाने की तरफ ध्यान ही नहीं है। और मुझे खुद ताज्जुब होता है, शायद मसले लाइफ के ऐसे फंस गए, कुछ ऐसे लोगों के साथ में इन्वॉल्व हो गया कि जहां मेरा ध्यान अपने प्रोडक्शन से हटके किसी और तरफ चला गया था। मैं वो पीरियड के लिए मैं बहुत दुखी हूं कि मैंने क्यों नहीं फिल्म बनाई। अब एक प्रोड्यूसर आए हैं और वो एक पर्टिकुलर कहानी के ऊपर मुझसे फिल्म डायरेक्ट करवाना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन उस फिल्म में काम करें। तो मामला पक गया तो डेफिनेटली मिस्टर अमिताभ बच्चन को मैं अप्रोच करूंगा। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट जी। अच्छा, तो ये बताइए कि विकी डोनर जो लेटेस्ट जो फिल्म आपकी सराही गई और आपका काम कमाल का था, उसमें आपको कुछ अवार्ड्स भी मिले उसके लिए, उसके बारे में मुझे बताइए। वो रोल कैसे मिला और आपने उसमें एक फ्रेशनेस, एक अलगपन कैसे लेके आया? ये अपना क्या नाम है, शुजीत सरकार और उनकी राइटर मेरे पास मिलने आए, स्क्रिप्ट लेके आए और मैंने कहा भाई 1-2 दिन के बाद पढ़ के बताता हूँ। मैं किसी दूसरे अपॉइंटमेंट का इंतज़ार कर रहा था ऑफिस में, इत्तेफाक से वो आए नहीं तो मैंने स्क्रिप्ट स्टार्टेड फ्लिपिंग थ्रू द पेजेस और मैंने पहला पेज पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, तीसरा पेज, पूरी स्क्रिप्ट ही खत्म कर दिया और मैंने 2 घंटे के बाद फ़ोन किया, आ जाओ भाई तुम्हारी फिल्म कर रहा हूँ मैं शायद शुजीत सरकार की पहली चॉइस नहीं था। तो फिल्म फेयर अवार्ड लेते हुए मैंने कहा था मैं तुम्हारी पहली चॉइस नहीं था शुजीत, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें अंतिम समय में सद्बुद्धि दे दी कि तुमने मुझे कास्ट कर लिया। सो मुझे उसके लिए वो स्क्रिप्ट, किरण मैं एक बात बोलूंगा, वो स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल स्क्रिप्ट है कि जरा सा भी अगर थोड़ा सा ठीक ठाक एक्टर होता तो वो उस रोल को उतना ही अच्छी तरह से करता जितना मैंने किया है। उसको उतने ही अवार्ड मिलने चाहिए थे। मुझे सारे मेजर अवार्ड विकी डोनर के लिए मिले हैं, इंक्लूडिंग नेशनल अवार्ड, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज तक एक ही रोल के लिए सारे मेजर अवार्ड किसी एक्टर को नहीं मिले हैं। बहुत बहुत सक्सेस आपने पा ली है। मतलब आपकी अब देखा जाए तो सिंगिंग में हो, एंकरिंग में हो, और आप ये जो प्रचार कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है जो आप हिंदी का प्रचार कर रहे हैं, जो आप अपनी पेट्रियाटिज़म जो आप लाने की कोशिश, मतलब एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे भारत में, हमारे इंडिया में, और कॉन्शियसली सबसे बड़ी जो अप्रिसिएशन वाली बात है वो ये है। बिल्कुल। मेरे ऑफिस में उन्होंने सारी तस्वीरें हर ऑफिस में लगाई जाती हैं। 2-2 राष्ट्रपतियों के साथ पुरस्कार ले रहा हूँ मैं, लेकिन ये जो पुरस्कार मिला है विश्व हिंदी सम्मान, मैं सच बोल रहा हूँ, पुरस्कार तो पुरस्कार होता है, ये सम्मान कुछ और बात है। ये कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे मिला है। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रियलाइज़ किया कि मेरा कंट्रीब्यूशन मातृभाषा के लिए, जो मैं, हमारी मातृभाषा है, आपकी भी मातृभाषा हिंदी है और राष्ट्रभाषा है बहुत सारे लोगों की, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है। और मैंने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, वही मैंने बात की, अपने देश की सभ्यता संस्कृति का जो शुभ पक्ष है, शुभ है, जो मौलिक था, जो पायस है, उसका प्रचार प्रसार किया है, बगैर किसी धर्म और बगैर किसी पार्टी से जुड़े हुए। सो सही मायनों में एक, जैसे कहते हैं कि देशभक्त की यही निशानी होनी चाहिए। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। मेरा और कोई धर्म नहीं है, मेरा धर्म एक ही है, भारत भारत भारत। भारत ही मेरी, जो भारत माता है वही मेरी माता है। बहुत खूब। बातें तो मन कर रहा है कि अगले 2 घंटे में करती रहूं, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी होती है। तो अब हम जाएंगे अपनी रैपिड फायर में जी। एक ही शब्द में आपने जवाब देना है, जो भी आपको ठीक लगे। अगर एक शहर में रहना हो तो कौन से शहर में रहेंगे आप? मुंबई। मुंबई। कैसी फिल्में पसंद करते हैं? मनोरंजन करते हुए जो देश सेवा कर सके। अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? देशभक्त हूं, देशभक्ति होता। आपके फेवरेट गज़ल गायक? मेहंदी हसन। घर में कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं? मॉडर्न, ट्रेंडी। ओके। आपके फेवरेट डायरेक्टर? गुरुदत्त। हमारी कौन सा मौसम पसंद है? सर्दी का। थिएटर, फिल्म एंड एंकरिंग, इनमें से कौन सा ज़्यादा पसंद है? तीनों ही पसंद है। अच्छा, अगर कुछ छोड़ना पड़े तो क्या छोड़ेंगे? ये जीवन। एक बात मुझे आपसे पूछनी थी जो मैंने नहीं पूछी और मैं पूछना चाहूँगी जी। कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, फिल्म लाइन में हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं,
फिर आप फिल्म और टेलीविजन क्यों नहीं देखते? फिल्म और टेलीविजन क्यों नहीं देखता? पहली बात तो यह है कि फिल्म और टेलीविजन जब मैं देखने लगता हूं कि मेरा मनोरंजन करेंगी, ये आज की फिल्में और आज का टीवी मेरा मनोरंजन नहीं कर सकता, बल्कि मेरी फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा देता है। इसके ऊपर जो गंदगी परोसी जाती है, अब इस उम्र के अंदर ना तो मैं गंदगी सुनूंगा और ना देखूंगा, इसलिए नहीं देखता। पहले से आप तो पहले नहीं, पहले से नहीं। गुरदत्त की फिल्में देखी, प्यासा 29 बार देखी है मैंने, बिल्कुल आपने देखी। कब फिल्में और टेलीविजन बहुत देखना साल बंद हो गए, किया? बहुत साल से नहीं, कोई है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं फिल्म देखता। जिस वक्त मैंने चक दे इंडिया फिल्म, जबकि वो किसी फिल्म की कॉपी है लेकिन इतनी अच्छी बनाई थी, उस लड़के को, शिमित अमीन को मैंने फोन किया कि मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम इसी तरह से समाज और देश की सेवा करते रहो और कमर्शियल कंपल्शन के आगे तुम्हें झुकना नहीं पड़े कि पैसे की वजह से तुम्हारा कोई फाइनेंसर कह रहा है कि इसमें एक बहन मल्लिका शेरावत का ठुमका डाल दो कि बहन सनी लियोनी को यहां पर ला दो, वो नहीं करना पड़े तुम्हें। तो तुम ऐसे ही फिल्में अच्छी बनाते रहना और देश की सेवा करते रहना। आप जहां हैं, अच्छी कमर्शियल फिल्म बनाते हुए भी देश की सेवा कर सकते हैं आप, अच्छा काम करके। जरूर नहीं कि हर बार आपको आती है खंडाला बनाना पड़े, और इस देश को आती है खंडाला या इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है। इस देश को रोटी कपड़ा और मकान से सक्षम कर दीजिए, इस देश की आर्थिक समृद्धि हो जाए, इस देश की मानसिक समृद्धि हो जाए, उसके बाद बनाते रहेंगे यार, नंगा नाच भी कर लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इस देश की जो समस्याएं, उनसे सपनों के वर्ल्ड में जाके विचलित मत करवाओ जनता को, यह मैं कह रहा हूं, और कुछ नहीं है। बहुत खूब। अच्छा, एक ऑटोग्राफ साइन करना होगा आपको, और साथ में हमारे शो के बारे में कुछ 2 लाइनें, 2 पंक्तियां लाइए। देखिए, आपकी फोटोग्राफ लग गई है। वाह वाह।